ये कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही एक और नैरेटिव, और उस पर मेरा अगला चैप्टर है। देश में सब कुछ बिगड़ चुका है क्या, जैसा कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक नैरेटिव गढ़ दिया गया है। मैं अब बात उस भारत की कर रही हूं जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, और फिर कह रही हूं आंकड़ों से आपके सामने सच्चाई रखूंगी। सबसे पहले खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये नजारा देखिए। ये प्लीज नीचे जो पट्टी चल रही है अगर उसे हटा दें तो हम इस तस्वीर को देखिए। आप एक बार को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये काश हमारे देश में भी ऐसा होता। नहीं, कितना खूबसूरत लग रहा है। काश हमारे मुल्क में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है ना। अपने देश का ये अपना देश है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है ये, और दुनिया के फलक पर चमक रहा है ये कौन है? ये आपका और मेरा वतन है। आज इस विषय पर बात करना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे आसपास एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे दिमाग में ये बात लगातार डाली जा रही है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि देश में सब कुछ अच्छा हो गया, जादू की छड़ी चलाई नरेंद्र मोदी ने और सब बहुत शानदार हो गया, स्वर्ग बन गया, राम राज्य आ गया। लेकिन हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बताया क्या जा रहा है कि भाई अब देखिए क्या हालत हो रही है, खस्ता है, हमें तो रहना ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे आपके भी रील और सोशल मीडिया पोस्ट पर आए होंगे। सब चौपट हो गया है, सब खस्ता हाल है, रोजगार के अवसर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बुरी हो गई है, सरकारी स्कूल खराब हो गए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, चुनिंदा उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर सब खराब हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में सब कुछ बेकार हो चुका है? क्या सिर्फ बार बार कह देने भर से कोई नकारात्मक बात सच हो जाती है? मैं फिर कह रही हूं, इस देश में स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, हमारा खान पान, इन सबको बहुत बहुत सुधार की जरूरत है। लेकिन क्या पिछले 11 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ? या हुआ और आप इन 1-2 महीने में सब भूल गए? आज पाठशाला में भारत की इसी ग्रोथ स्टोरी को मैं आपके सामने रख रही हूं, और फैक्ट के साथ, ताकि अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि भारत में कुछ नहीं हो रहा तो डेटा के साथ उस पर काउंटर दीजिएगा। जितना सच इस बात में है कि देश में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ चुनौतियां अभी मौजूद है, रास्ते अभी लंबे हैं, डगर बहुत मुश्किल है, उतना ही ये भी अकाट्य सत्य है कि भारत ने अपनी इस यात्रा में लंबी दूरी तय की है। हम वहीं नहीं हैं जहां दशकों पहले हुआ करते थे। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से लेकर आधुनिक ग्लोबल पहचान तक हर मोर्चे पर देश ने दुनिया के सामने अपनी एक मिसाल पेश की है। आज मैं फिर आपको याद दिला दूं, चाहे स्पेस मिशन हो, डिजिटल क्रांति हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इकोनॉमी हो, भारत ने यह साबित किया है कि वो हर क्षेत्र में अपने टारगेट सेट कर रहा है और फिर उसे पूरा भी कर रहा है। एक वीडियो दिन भर से सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। ये वो खूबसूरत वीडियो है, पहाड़ों की चोटियों पर छाई सफेद धुंध, चारों तरफ फैली हरियाली की चादर, और उसके बीच से बेहद खामोशी से सांप की तरह गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस। बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच पड़ने वाले वेस्टर्न घाट की ये तस्वीरें हैं। वंदे भारत के ट्रायल रन का ये ड्रोन वीडियो है। इस वक्त हर भारतीय नागरिक का दिल ये वीडियो ना जीते तो बताइए होगा। ये सिर्फ एक वायरल हो जाने वाली रील भर या तस्वीर भर नहीं है, ये उस बदलते भारत की तस्वीर का आईना है जो लगातार और चमकीला होता जा रहा है।
वंदे भारत देश के कोने कोने को तेज रफ्तार से जोड़ रही है। सच के झूठ? सच। वंदे भारत का प्रीमियम ग्रोथ इंजन फुल स्पीड से चल रहा है। सच के झूठ? सच। देश में इस वक्त 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और 2030 तक का टारगेट है कि इस संख्या को 800 कर दिया जाए। कौन सी संख्या को? 164 को 800 तक पहुंचा दिया जाए। लंबी दूरी के सफर को और आरामदायक बनाने के लिए अब वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी पटरियों पर उतर चुकी है और आने वाले वक्त में इनकी संख्या को बढ़ाकर 50 तक ले जाने का एक टारगेट है। अभी इसकी संख्या कितनी है? केवल 2, लेकिन आने वाले समय में इसे 50 तक कर दिया जाएगा। वंदे भारत 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। तेज स्पीड और बेहतरीन एक्सेलरेशन के कारण यात्रियों का कई घंटों का कीमती समय बचता है। अभी किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, सारी चीजें एक ही दिन में नहीं हो जाती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। जिस सफर को तय करने से पहले 12 से 14 घंटे लगते थे, वो अब चंद घंटों में पूरी हो रही है। अगली बार किसी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी को आप ये कहते सुने कि 4 घंटे पहले पहुंचकर क्या ही करोगे, तो उसे जवाब दे दीजिएगा, हुक्म, समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का फेर नहीं है, बल्कि ये बचत, सुकून और तरक्की का मीटर है। और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, शायद आपसे ये छूट गई हो। भारत की डबल स्टैक मालगाड़ियां देख रहे हैं आप? अब आप कहेंगे कि मालगाड़ी की तस्वीर है, क्या बड़ी बात है? क्या दिख रहा है इसमें? डबल स्टैक मतलब क्या समझे आप? में इस वक्त जो देख रहे हैं आप, ये 2 मंजिला मालगाड़ी है, 2 मंजिल डब्बे, इतिहास रचने वाली है। 1.3 किलोमीटर लंबी ये डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी मुंबई से चलकर वडोदरा पहुंची। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो 100% बिजली के तारों के नीचे ऊंची डबल स्टैक मालगाड़ी चला रहा है। डबल स्टैक मतलब जिसमें माल से लदे 2 कंटेनर एक के ऊपर एक लद कर जाते हैं। अब आधी जानकारी लेकर आपसे अगर कोई बहस करने आए, आपसे कहे कि ये तो हर बड़ा देश करता है, डबल स्टैक मालगाड़ियां यूरोप और अमेरिका में भी चलती है, इसमें क्या नया है, तो उसे जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं है। भारत इकलौता है मुल्क जिसने ये कर दिखाया है। अमेरिका में चलने वाली डबल स्टैक लोकोमोटिव डीजल से चलती है, बिजली से नहीं चलती है। यूरोप की रेलवे टनल इतनी छोटी है कि वहां डबल स्टैकिंग हो ही नहीं सकती है। चीन जैसे देश डबल स्टैक ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन बिना ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों वाले ट्रैक्स पर। लेकिन डेटा और इन तस्वीरों से इतर भारत के मजबूत भविष्य के लिए बेहद जरूरी कदम इसे आप मानिए। अब देखिए, ट्रक डीजल पर चलते हैं, वही डीजल जो भारत इंपोर्ट करता है, लेकिन ये डबल स्टैक ट्रेनें उस बिजली से चल रही है जो भारत ही बना रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने लगभग पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। लगभग 99% ब्रॉड गेज पावर पर यह चल रहा है। तो हर एक ऐसी ट्रेन उस खर्च को कम कर रही है जो भारत विदेश के तेल पर निर्भर कर रहा है। यानी 300 डीजल वाले ट्रक जितना माल हाईवे पर लेकर जा सकते हैं, उतना माल ये एक ट्रेन एक बार में ले जा पाएगी और ले जा सकती है। तो अगली बार आपको रील मंत्री की डिबेट में कोई फंसाने की कोशिश करे, तो उसे भारत की इस डबल स्टैक लोकोमोटिव ट्रेन का उदाहरण जरूर दीजिएगा। नंबर बेहद खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट होते हैं, डेटा सटीक होता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए सुनते जाइए, भारत के रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो नेटवर्क ने अब तक क्या क्या कर दिखाया है। 2014 में ट्रेन की सुरक्षा वाला कवच सिस्टम था? कोई नहीं था। 2026 तक 2633 किलोमीटर तक इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। 2014 तक मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक या कॉरिडोर नहीं हुआ करता था। 2026 तक 2843 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार कर लिया गया। 2014 में सिर्फ 9587 बायो टॉयलेट्स हुआ करते थे। कितने?
पढ़िए कितने, 9,587 बायो टॉयलेट। अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 3,70,000। दिख रहा है आपको चेंज। रैपिड रेल सिस्टम 2014 तक कितने किलोमीटर थी, पढ़िए 0। 2026 में कितने किलोमीटर हो गए, 82। मेट्रो वाले शहर 2014 तक कितने थे, पढ़िए 2026 में कितने हो गए, 26। प्रीमियम ट्रेन सेवाएं 2014 में कितनी थी, 66। 2026 में ये कितनी हो गई है, 240। इसलिए विकास को जुमला बताने वालों को ये पटरियों पर लिखा सच बताइएगा जरूर, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुटला सकती है। रेलवे की तरह स्पेस सेक्टर में चलिए। अभी तो हम सरपट दौड़ रहे थे, छुक 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 छुक, भारत दौड़ा है आज रवि एकदम। रेलवे की तरह स्पेस सेक्टर में भी पिछले 12 साल से यही भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या मोदी सरकार की नीतियों ने इसरो को बर्बादी के रास्ते पर ढकेल दिया है। बिग ब्रेकिंग, भारत के स्पेस प्रोग्राम की लॉन्चिंग और प्लानिंग चौपट हो चुकी है। बिग ब्रेकिंग। लेकिन मैं आपको भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में वो बातें बताऊंगी जिसे बताने में विपक्ष की जुबान लड़खड़ाने लगती है। ये जो नैरेटिव गढ़ते हैं ना, इनके हाथ कांपने लगते हैं। आज ही कांग्रेस ने इसरो के बारे में मोदी सरकार के एक फैसले पर सवाल उठाए। क्या सवाल उठाए? रॉकेट अब इसरो नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को सस्ता और आत्मनिर्भर बनाया है, तो फिर मोदी इसकी रणनीतिक क्षमता को आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? बड़ा प्रश्न। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। चलिए, जब कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी तब उनके 10 साल के कार्यकाल में इसरो ने 28 से 35 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। नंबर याद रखिएगा, 28 से 35 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब इस तरफ आ जाइए, मोदी सरकार ने इन्हीं 10 सालों में कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया? 393। कैसे संभव है भैया, कैसे? 28 से 35 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च किया, इससे करीब $100 मिलियन की कमाई की थी। मोदी सरकार के 10 साल में यानी 14 से 24 तक इसरो ने रिकॉर्ड 393 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च की और करीब $439 मिलियन की कमाई की। और सिर्फ एक आंकड़े से आप अंदाजा लगा दीजिए कि इसरो बर्बाद हुआ कि आबाद हुआ। स्पेस स्टार्टअप के जरिए आज $9 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। कितनी? $9 अरब की स्टार्टअप के जरिए 2033 तक $44 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी बनाने का हमारा टारगेट है। कितनी? $44 बिलियन 2033 तक। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ अब भारत एक वैश्विक स्पेस पावर बन चुका है। मोदी सरकार में 6 ऐसे बड़े फैसले हुए जिससे भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म हुए। हमारा स्पेस सेक्टर सप्लाई ड्रिवन से क्या हो गया पता है आपको? डिमांड ड्रिवन मॉडल में बदल चुका है। पहला फैसला, 2019 में सरकार ने एनसिल यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की थी, जो अंतरिक्ष विभाग की एक कमर्शियल ब्रांच है। इसको देख लीजिए आप, ठीक है? मोदी सरकार ने जो 6 बड़े फैसले लिए उसमें से पहला ये फैसला, 2019 में एनसिल की स्थापना हुई, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना। ये अंतरिक्ष विभाग की एक कमर्शियल ब्रांच है। इसका काम पता है क्या है? भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों, लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल मार्केट में बेचना है। अब दूसरा फैसला देखिए, 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। तीसरा फैसला क्या? 2020 में ही सरकार ने इन स्पेस नाम की एक नोडल एजेंसी बनाई। ये एजेंसी प्राइवेट कंपनियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस देती है। और चौथा फैसला, सरकार ने 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी की, जिसके तहत यह तय किया गया कि इसरो अब केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं करेगा, नई टेक्नोलॉजीज डीप स्पेस मिशन पर काम कर। ठीक है, मतलब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है केवल उसी का काम करेगा और नई टेक्नोलॉजीज डीप स्पेस मिशन पर काम करेगी। जबकि सैटेलाइट और रॉकेट बनाने का जो काम है वो अब
प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया। पांचवा फैसला क्या हुआ? सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% तक एफडीआई को मंजूरी दे दी। और छठा फैसला, अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड यानी अंतरिक्ष उद्यम पूंजी कोष का गठन किया गया। 1600 करोड़ का विशेष फंड लॉन्च किया ताकि शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स को आसानी से फंड मिल सके। अब सरकार के इन फैसलों को आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, पहले इसरो खुद ही तकनीक खोजता था, खुद ही रॉकेट सैटेलाइट बनाता था और खुद ही उन्हें लॉन्च भी करता था। लेकिन 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी होने के बाद इसरो एक वैज्ञानिक और R&D इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है। जब इसरो कोई नई तकनीक जैसे कोई नया रॉकेट या सैटेलाइट विकसित कर लेगा तो वो उस तकनीक को निजी कंपनियों को ट्रांसफर कर देगा ताकि वो उसका मास प्रोडक्शन कर सके। अब इसरो 6 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पहला, गगनयान मिशन, दूसरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तीसरा चंद्रयान 4 और चौथा शुक्रयान 5वां मिशन NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और रीयूजेबल रॉकेट। छठा, मून मिशन। 2040 तक भारत ने चंद्रमा की धरती पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने का टारगेट रखा हुआ है, संकल्प लिया। और अब देश की आर्थिक स्थिति की भी मैं बात कर लेती हूं। जब नेता विपक्ष ट्रंप के सुर से सुर मिलाते हुए भारत की इकोनॉमी को डेड बताते हैं और पूरी कांग्रेस मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े करती है, तब उसका तुलनात्मक अध्ययन करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आरोपों के बनावटी माहौल में भारत के बैंकिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत कैसी है? मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बैंकों का नेट NPA 2.2% हुआ करता था। मोदी सरकार में बैंकों का नेट NPA 1% से ज्यादा नहीं। मनमोहन सरकार में कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस NPA अनुपात जो है वो 4.1% था, लेकिन मोदी सरकार में बैंकों का ग्रॉस NPA जो है वो 2% है। 13-14 में सभी सरकारी और निजी बैंकों का कुल नेट प्रॉफिट सिर्फ 80,000 करोड़ था। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही बैंकिंग सेक्टर ने 1.10 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया है। मनमोहन सरकार के समय बैंकों की समस्याओं को लोन रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए टालने की पॉलिसी अपनाई गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने 4R रणनीति पर काम किया: रिकग्निशन, रीसोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म। भारतीय बैंकिंग सेक्टर रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी और क्लीन बैलेंस शीट के इस युग में पहुंच गया है और आज भारत की GDP $3.92 ट्रिलियन पहुंची है, तो एक बड़ा योगदान विजन का है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश है, भारत है। ऐसी गर्व करने वाली दर्जन भर से ज्यादा कहानियां और आंकड़े आपके सामने रख सकती हूं, जिससे विकसित होते भारत की तेज रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब से जो लोग आपसे कहे कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सरकार, सिस्टम, कानून सबका सब गड़बड़ हो रहा है, संविधान, लोकतंत्र सब कुछ खतरे में पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, तो उनसे संवाद कीजिएगा। और फिर कह रही हूं, अभी बहुत काम होना बाकी है। वी आर नॉट पिक्चर परफेक्ट, लेकिन यह कहना गलत है कि इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। और मैंने आपको तथ्यों के साथ कुछ तस्वीरें रखी। अब बढ़े आगे। पाठशाला में त्योहार के सीजन में हमारे अपने घरों से, खान पान से जुड़ी ये खबर है जो वाकई डराने वाली है। एक्टिव हो